बड़े आराम से रिवर्स हो जाते हैं, बहुत आराम से रिवर्स होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे मेरे पास पेशेंट्स हैं जो इस बात के गवाह हैं कि कैसे उनके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रिवर्स हुए हैं। जाहिर है कि बिल्कुल ही चौथी पांचवी स्टेज पे ना पहुंचे हुए हों, टर्मिनल स्टेज पे ना पहुंचे हुए हों, तो यकीनन रेमिशन होती है नेचुरली और रिवर्सल भी होता है। तो आप पहले मेरी आपको पता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो मैंने एक एडल्ट प्लान दिया हुआ है ना, कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें टाइम की, चूंकि मैं भी खुद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये वीडियो आपने देखी, इसमें मोहतरमा कह रही हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो हैं वो रिवर्सल हो सकती हैं कंप्लीटली। वो 2 अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं, एक रेमिशन और एक रिवर्सल। मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानता कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बातों से ये लगा कि मे बी वो डायटीशियन हैं या डाइट रिलेटेड वो काउंसलिंग करती हैं या डाइट रिलेटेड वो सजेस्ट करती हैं लोगों को और डाइट की थेरेपी से वो ट्रीट करना चाहती हैं। मैं वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पेज पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं मेरे बारे में, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है और मैं बेसिकली इस वक़्त इंग्लैंड में एक रूमेटोलॉजिस्ट की हैसियत से काम करता हूँ। बेसिकली 2 स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे प्राइमरी जो आजकल मेरा वर्क है वो रूमेटोलॉजी में है, लेकिन इसके साथ-साथ जनरल मेडिसिन को भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे ये रूमेटोलॉजी मेडिसिन की ही फ़ील्ड है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आज के दौर में 2026 न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको रूमेटोलॉजिस्ट के पास एक्सेस नहीं है। मीन्स ऐसे लोग हैं जिनको रूमेटोलॉजी रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उनको एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि ये सालों से ये इश्यू रहा है, तो यही रूमेटोलॉजी के मरीज़ ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन या दूसरे हकीम या नॉन मेडिकल डॉक्टर्स भी इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं और काफ़ी ऐसे भोले-भाले, इवन पढ़े-लिखे एजुकेटेड लोग भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातों में आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही होता है जैसे ये मोहतरमा, इसके 2-3 अल्फ़ाज़ जो मैं आपको बताऊँ और फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि असल में हकीकत क्या होती है। वो एक लफ़्ज़ कह रही है रिवर्सल, उस पे मैं आपको बताऊँगा कि रिवर्सल की क्या मतलब है। दूसरी होती है रिमिशन, उसके बारे में मैं बताऊँगा और तीसरी बात उसने कहा है कि लास्ट स्टेज या स्टेज 4 या स्टेज 5। बीइंग अ डॉक्टर, एक जनरल मेडिसिन या कोई भी मेडिकल डॉक्टर हो जिसने कोई भी स्पेशलिस्ट डिग्री की हुई हो, उसको इतनी बेसिक नॉलेज होती है कि जो स्टेजेस होती हैं, जो मेरी नॉलेज है, मे बी मैं गलत हूँ, जो स्टेजेस हम डिफाइन करते हैं किसी भी बीमारी की, वो स्टेजेस एक्चुअली रूमेटोलॉजी में स्टेज 4 या स्टेज 5 नहीं होती। ये मैं आपको बता दूं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में स्टेज 4 या स्टेज 5 बुनियादी तौर पे कैंसर की जो भी बीमारियां होती हैं उनमें हम कहते हैं कि लास्ट स्टेज या स्टेज 4 स्टेज 5। क्योंकि मैं आजकल ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो टू बी ऑनेस्टली मैं हर बीमारी की अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं। अच्छा, पहले तो क्योंकि उन्होंने अपनी जो है ना इस वीडियो में ऊपर से लिखा हुआ है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी बेशुमार डिजीज़ेज़ हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि रूमेटोलॉजिस्ट ही सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ देखें। 1-2 ऐसी बीमारियाँ हैं जो जिगर को इन्वॉल्व करती हैं, तो वो जिगर के स्पेशलिस्ट देखते हैं। थायरॉइड डिज़ीज़ बहुत ही कॉमन ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है पूरी दुनिया में। ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़, ये मेरा काम नहीं है कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट इसको डील करूँ। एंडोक्राइन डॉक्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली थायरॉइड की ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ को डील करते हैं। ऐसे ही ऑटो इम्यून की बेतहाशा डिजीज़ेज़ हैं जिसमें कुछ डिजीज़ेज़ स्किन रिलेटेड होती हैं और वो डिजीज़ेज़ भी स्किन के स्पेशलिस्ट डील करते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का जो बल्क है, जिसमें ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, जिसमें सोज़िशपन, जॉइंट कंडीशन ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ की हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करती हैं और उसका टर्म जो हम डिफ़ाइन करते हैं उसको वेस्कुलाइटिस कहते हैं। क्योंकि ये एक जनरल वीडियो में बताऊँगा, हर डिज़ीज़ के बारे में नहीं, लेकिन उसी मोहतरमा के जो वर्ड्स हैं उसको मैं काउंटर करूँ और मैं अपनी आर्गुमेंट दूँगा, जो एक एविडेंस बेस्ड या जो मैं रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ।
अच्छा, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, जो रोज़मर्रा के एग्ज़ाम्पल्स हम लोग रोमेटोलॉजी में देख रहे हैं, और मैं पिछले तकरीबन 7 से 10 साल हो चुके हैं जो मैं रोमेटोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, और तकरीबन 15 साल हो चुके हैं मैं जनरल मेडिसिन या एक समझिए कि एक मेडिकल स्पेशलाइज़ेशन फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सोज़िश की बीमारी है। ये किसी को भी हो सकती है। किसी भी बच्चे को 10 से 15 साल की उम्र में भी हो सकती है, 50 साल की उम्र में और 90 साल की उम्र में। दूसरी एक बीमारी है जिसको हम ल्यूपस कहते हैं। वो ख़ुसूसी तौर पे औरतों में बहुत ज़्यादा होती है मर्दों के तनासब। ये भी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन इसका तनासब बहुत ज़्यादा यंग एज में होता है, मीन्स के यंग फर्टाइल वुमेन को ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी बीमारी जो वेस्कुलाइटिस की है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वेस्कुलाइटिस तो डायग्नोस भी नहीं होता। यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज़ अगर किसी को बीमारी हो, उसके जोड़ों और हड्डियों में दर्द हो, उसमें स्मॉल जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल अगर यही मरीज़ कभी-कभार ब्रूफिन का इस्तेमाल कर ले पाकिस्तान में, भले डाइट अच्छी भी कर ले, क्योंकि ये जो बीमारियाँ होती हैं, ये एपिसोडिक होती हैं। मैं अब आपको वर्ड बाय वर्ड बता दूँ। एपिसोडिक मतलब अगर कि ये जनवरी और फ़रवरी में ये एक्टिव रहें, सर्दियों में मैं आपको बता दूँ टू बी ऑनेस्टली, ये क्योंकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़ी-सी ज़्यादा है कुछ बीमारियों के तनासब जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंपेयर टू हमारे एशियन पॉपुलेशन में। अब जैसे जनवरी और फ़रवरी चल रहा है और किसी को फ्लेयर हो, हम फ्लेयर भी कहते हैं इसको, मीन्स डिज़ीज़ का बढ़ जाना। अब जनवरी में उसको अटैक हो, उन्होंने पेनाडोल किसी ने ले लिया, 25 साल की कोई लेडी है, वो पाकिस्तान में रह रही है, उसने पेनाडोल ले ली, ब्रूफिन ले ली, सुबह उठते कुछ अकड़पन थी जिसको स्टिफनेस कहते हैं। अच्छा, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो बिल्कुल ठीक रहीं। उसको कोई अटैक नहीं हुआ, ना पेन का जैसे दर्द का होना, स्टिफनेस का होना, स्वेलिंग का होना, रिस्ट में, कलाइयों में, उँगलियों में और पाँव में। ये मेन इन्वॉल्वमेंट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अच्छा, फिर अगेन उसका अटैक होता है नवंबर-दिसंबर में। ये इसी तरह से 3-4 साल चलते अब उसकी कैफ़ियत ऐसी हो चुकी है कि अब वो फ्लेयर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वो पूरे साल भी चल सकते हैं या वो हर हफ़्ते चल रहे हैं। पहले तो 6 महीने का बीच में गैप था, अब हर हफ़्ते आ रहे हैं। 1 हफ़्ता ठीक है, 1 हफ़्ता नहीं, या 1 महीना अटैक हो रहा है, 1 महीना नहीं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक हैं, बहुत सीवियर हैं, और इवन पहले तो वो थोड़ा बहुत काम कर सकती थी लेडी, लेकिन अब उनसे किचन वर्क, उनसे अपने कपड़े जो है ना पहनना, उतारना, किचन वर्क, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट पिक करना, तो उसकी बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक अब रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। बुनियादी तौर पे तो ये मोहतरमा के हिसाब से इसको मैं पहले जो मैंने बताया एपिसोडिक फ्लेयर में आना, उसको कहते हैं डिज़ीज़ नेचुरली रिमिशन। डिज़ीज़ एक, क्योंकि ये डिज़ीज़ ऐसे स्ट्रेट काम नहीं करती। जैसे कोई भी जैसे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आपकी शुगर रहेगी, ब्लड प्रेशर रहेगी, फिर वो इंक्लाइन करती जाएँगी। मीन्स कि शुगर बढ़ती जाएगी, डैमेज करती जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और डैमेज करता जाएगा। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ल्यूपस डिज़ीज़ पार्टिकुलरली, ये ऊपर नहीं जाते। ये पहले जो स्टार्ट में कुछ सालों में ये एपिसोडिक, पहले ये बीमारी है, फिर डिप हो गई, फिर आप ठीक हो गए, फिर कुछ महीनों के बाद इवन 1 साल, इवन 2 साल तक आपको अटैक नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपने खाना खा लिया, अच्छी खुराक भी कर ली, आप ये कहेंगे कि ये इस खुराक से ठीक हो रहा है। इसकी मिसाल मैं पाकिस्तान में दूँ, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ। आज से तकरीबन जब मैं पाकिस्तान में था, एक ट्रेनी के तौर पे या इवन मेडिकल स्टूडेंट, काफ़ी ऐसे अनएजुकेटेड लोग जिनको हेपेटाइटिस हो, ज़र्दी होती थी आँखों में, वो हकीमों के पास जाते थे। कुछ लोग तो मैंने देखे वो प्याज़ को पहन के, जैसे वो कंडी हम कहते हैं सिंधी में, उर्दू में, शादी के दौरान जो मेल है वो ये कहें कि दूल्हा साहब, जो दूल्हा साहब जो अब आजकल तो फूल भी होते हैं या पैसों की, वो हम सिंधियों में पैसों की कंडियाँ हम कहते हैं, वो पहनते हैं। तो इसी तरह वो मैंने लोग देखे हैं जिनको प्याज़ वो पहन के
वो घूमते थे या कुछ अरसे के बाद वो प्यास ख़राब हो जाती थी, वो तो वैसे ही होगी। वो कहते थे हमारी पीली जॉन्डिस ख़त्म हो गई। अब क्या होता है कि वो हेपेटाइटिस सी नहीं थी, वो हेपेटाइटिस बी नहीं थी, वो हेपेटाइटिस ए या ई जो वैसे ही ठीक हो जाता है 2 से 4 हफ्तों में। और वो ये समझते हैं कि इस हकीम ने हमें ये बताया या इसने हमें प्यास का बताया, इसने हमें एक्स वाई ज़ेड ये कहा कि पाँव के तले आप इस पे घूमेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन वो हेपेटाइटिस ए और ई था, वो बी, सी नहीं था। वो जो बी, सी था ही नहीं, लेकिन अगर बी, सी हो वो इस तरह से कम प्रेज़ेंट होता है और वो सालों के बाद आपका जिगर आधा ख़राब हो जाता है, तब जाके पता चलता है, अगर आप टेस्ट ना कराएँ। सिमिलरली यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट जो 25 साल की थी, जब अब 30 साल उम्र होगी और मेरे पास या किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट के पास जब जाएँगी, जब मैं एक्स-रे कराऊँगा तो उसके एक्स-रे में एक चीज़ होगी जिसको हम इरोजन्स कहते हैं। मतलब वो इरोजन्स अनलाइकली मैं उसको रिवर्स कर सकूँ। हाँ, अब मैं ट्रीटमेंट करूँगा कि नए इरोजन्स ना बनें। अब अगर मैं ट्रीटमेंट करूँगा तो जो दवाई ऐड करूँगा उसका फ़ायदा वैसे नहीं होगा जो 5 साल पहले मैं जब दवाई ऐड करूँगा। अब बीमारी पहले से ज़्यादा अरसा गुज़रने के बाद उसमें बहुत चेंजेज़ आती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में, बोन्स में। और डिज़ीज़ अगर पहले ये हमारी क्राइटेरिया होती है कि अगर पहले 2 साल में अगर हम इसको कंट्रोल ना कर पाएँ, तो ये थोड़ी-सी मुश्किल कंट्रोल होती है। इसमें एक दवाई के फ़ेल होना, दूसरी का फ़ेल होना। दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन कुछ कॉस्टली भी हैं पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। तो उनके जो वर्ड है रिमिशन उसको तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उनको थोड़ी बहुत तो उन्होंने गूगल से या कुछ रिसर्च कर ली होगी कि रिमिशन जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। लेकिन यही थायराइड की ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको हाइपोथायराइडिज़्म कहते हैं। अगर आप खाना खा लें, कुछ भी कर लें, अगर आप इसकी टैबलेट नहीं लेंगे, ऐसे नहीं होगा कि आज आपका टीएसएच अगर 20 है, तो कल आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। ये बीमारी महीनों-महीनों तक चलेगी, आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपकी थकावट रहेगी। बहुत सारी अगर कि यंग लेडी हैं, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव करना आफ्टर मैरिज इश्यू होता है। तो ये नहीं है कि आप अगर के थायरॉइड में ऑटो इम्यून है और थायरॉइड फ़ेल हो चुका है आज, तो आप 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएँगे। भले दुनिया जहान की जो भी डाइट ले लें, वंस हाइपोथायरॉइडिज़्म कन्फर्म्ड आपके सिम्पटम्स से और लेबोरेटरी टेस्ट से, जो टीएसएच 50 या 70 होगा या 100, मैंने तो 150 तक भी देखे हैं, डाइट से ये ठीक नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूँ। अल्लाह पाक शफ़ा देने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक मेडिसिन या एक मॉडर्न मेडिसिन का तालिब-इल्म हूँ, तो उस वजह से मैं इसकी एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि थायरॉक्सिन टैबलेट है, वो सारी ज़िंदगी लेनी होगी। कोई डाइट से आप ठीक नहीं हो सकते। तीसरा मिसाल मैं ल्यूपस का दूँ क्योंकि कभी-कभी उसमें जोड़ों के दर्द होते हैं, स्किन में रेश होता है, बाल गिरते हैं, अल्सर्स होते हैं और ये नहीं कि ये परसिस्टेंट हो, ये 1-2 महीने आपका फ्लेयर हो सकता है, फिर आप 1 साल तक ठीक हो सकते हैं। उनकी जो बात थी रिवर्सल की, अब हम आते हैं वर्ड रिवर्सल पे। रिवर्सल का मतलब कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी को रूमेटॉइड फैक्टर के टाइटर्स 200 हों, एंटी-सीसीपी ये 2 एंटीबॉडीज़ होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। एक के टाइटर्स 200 हैं और दूसरी एंटी-सीसीपी के टाइटर्स अगर 300 हों। ये टाइटर्स 5 साल के बाद 200 में से 100 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं और एंटी-सीसीपी के टाइटर्स 300 में से 50 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। वैसे मेरी इस वक़्त हॉस्पिटल की रेंज 340 से ज़्यादा, बस ये होता है कि उससे ऊपर है, ज़्यादा शो नहीं करती। इस चीज़ को मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल रिवर्स हो जाए, मीन्स नेचुरली रिवर्स हो जाए। अगेन मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक के यहाँ सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन एक रोमेटोलॉजी के स्टूडेंट के हिसाब से मैं ये कहूँ कि अगर आपने किसी हकीम के पास गए हैं या किसी डाइटिशियन से कोई आपने थेरेपी ली हो और आपके यही रोमेटॉइड फैक्टर नॉर्मल हो जाएँ, यही इन्फ्लेमेशन मार्कर्स नॉर्मल हों और आपकी बीमारी बिल्कुल रिवर्स हो, जिसको हम पाकिस्तान में तो लोगों ने सेल किया प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना, लेकिन वो तो प्रूवन है, प्री डायबिटीज़ को आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। थायरॉइड फेलियर को रिवर्स आप मुश्किल से नहीं मतलब कर ही नहीं सकते, आपके पास टैबलेट ही चॉइस है। इसी तरह ल्यूपस को रिवर्स करना और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रिवर्स करना, ये नेचुरली डिज़ीज़ रिमिशन हो सकती है, भले 6 महीने से लेके 6 साल तक भी हो सकती है। लेकिन दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी रिमिशन का मकसद ये होता है कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उसकी दवाइयाँ स्टार्ट करूँ जो स्पेसिफ़िक हैं, मैं ल्यूपस में दवाइयाँ दूँ जो स्पेसिफ़िक हैं। वही मेरे पेशेंट हर साल जब मैं देखता हूँ,
और उनकी डिज़ीज़ एक्टिविटी स्कोर बहुत लो होता है, जिसको हम रिमिशन कहते हैं। उसकी एक तो स्कोर्स भी हम मॉनिटर करते हैं, लैब मॉनिटर करते हैं, सिम्पटम मॉनिटर करते हैं। इनको क्या पता कि यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ जिनको आप डाइट दे रही हैं, भले उनके जॉइंट पेन का मसला ना हो, यही ल्यूपस के पेशेंट भले उनको जो है ना रिस्ट में, जॉइंट में पेन नहीं हो रहा हो, लेकिन उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हों। ये कैसे पता चलेगा? ये गुर्दों की टेस्ट से पता चलेगा। ये ब्लड प्रेशर जो हम चेक करते हैं हर 6 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में उनके गुर्दों के टेस्ट होते हैं, क्योंकि ल्यूपस में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ का जो है ना लाइफ़ की एक जो है ना लाइफ कम हो सकती है, मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, वो किडनी की बीमारियाँ होती हैं। पाकिस्तान के मुल्क में इस जैसे लोग जब ये बातें करेंगे और यही लोग पहले इनकी डाइट, फिर उसमें डाइट में यही शायद स्टीरॉइड कुछ जैसे हकीम, इनका तो मैं ना कहूँ, वो स्टीरॉइड मिक्स करते हैं, जिनकी डोज़ेज़ का बिल्कुल नहीं जस्टिफ़ाई हम कर सकते। फिर गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, फिर वो ऐसे-ऐसे ले लोग मैंने पाकिस्तान में देखे हैं जो ल्यूपस की वजह से डायग्नोस तक नहीं हो सकी और उनकी डेथ वाक़ई हो, और अगर डायग्नोसिस हो चुकी है तो वो बहुत लेट स्टेज पे, जब गुर्दे ख़राब हों, बहुत एडवांस डिसीज़ हो। और पाकिस्तान में तो वो दवाइयाँ भी आजकल हालाँकि बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है दुनिया के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी पुअर, इवन मिडल क्लास, अच्छी खासी फैमिलीज़, वो दवाइयाँ लाखों की होती हैं, उनको अफ़ोर्डेबिलिटी करना, फिर इन्फेक्शन का रिस्क पाकिस्तान में ज़्यादा है, टीबी का रिस्क, हाइजीन, फैमिली, सोशल स्टेटस, ये बहुत मैटर करता है। इसी मोहतरमा के मैंने 4-5 कमिट्स पढ़े। एक कमिट में ये था कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ ठीक हो सकती है। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि अब ऐसे-ऐसे लोग इनको फ़ॉलो करेंगे। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ हालाँकि रूमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा, अनफॉर्च्युनेटली मुझे अफ़सोस होता है जो भी मरीज़ देखता हूँ, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन बीमारी होती है। एक दफ़ा हो जाए, डायग्नोस हो जाए, ये रिवर्स अनलाइकली हो। ल्यूपस के पेशेंट मैंने बहुत देखे हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के गुज़ार देते हैं। स्क्लेरोडर्मा अनफॉर्च्युनेटली ऐसी बीमारी है जो वुमेन को ज़्यादा होती है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिस्क है। दवाइयों में से भी हम एक लिमिटेड हद तक अचीव कर सकते हैं टारगेट या बीमारी को कंट्रोल, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। किसी ने लिखा कि एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकती है आपकी डाइट से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी वैसे ही है कि अगर किसी 20 साल के लड़के या लड़की को बैक पेन हो, क्योंकि यंग होते हैं लोग, बैक पेन हुआ सुबह में, अकड़पन हुआ, हम लोग क्योंकि यंग लाइफ है, एक्टिविटी है, हम उसको बॉदर नहीं करते। कभी ब्रूफिन ले ली, कभी एक्सरसाइज कर ली, या इवन मैं अगर ये कहूँ कि 20 साल का किसी बच्चे को हुई हो, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वो 40 साल के बाद पता है कि वही उसकी तो अब तो स्पाइन उसका ठीक नहीं चल रहा। ऐसे-ऐसे लोग हैं, बिल्कुल एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से सारी ज़िंदगी वो ठीक रह सकते हैं। लेकिन मैंने एक पेशेंट देखा जो लाहौर में 16 साल की एज में उसको बैक पेन हुआ, उसको टीबी की दवाइयाँ दी गई, या ये समझिए कि उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई। अब वो 26 साल का है, 10 साल का है, अब यहाँ यूके में है। अब वो सीधा लेट नहीं सकता, उसकी कमर बिल्कुल ऐसे फॉरवर्ड पोस्चर में है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर इंसान की बनावट, किसी पेशेंट ए में मैं वो दवाई दूँगा, बिल्कुल इफ़ेक्टिव होगी, 10 साल तक उसकी एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगी। पेशेंट बी में वही दवाई, वही बायोलॉजिकल ड्रग अगर मैं दूँ, तो शायद वो 6 महीने तक चले या 2 साल के बाद वो फ़ेल हो। ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, बड़ी लंबी डिस्कशन है। ये वही जान सकता है जो एक प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फ़िज़िशियन हो, फ़िज़िशियन रूमेटोलॉजी में हो। जिगर की बीमारियाँ वही फ़िज़िशियन जो जिगर में ट्रेन्ड हो, वही हार्ट की, वही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। ना हकीमों को, आजकल के हकीमों को इसकी प्रॉपर जो है ना मेडिसिन का पता है, ना डायटीशियन। ये बिल्कुल एक एडिशनल चीज़ है कि मैं किसी को ट्रीट करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, उनको मैं कहूँ कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दें, आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करें, आप बहुत चीनी का इस्तेमाल, शुगरी फूड्स, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कट डाउन करें, अच्छी डाइट लें। कोई नहीं जानता कि अच्छी डाइट का कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप दवा नहीं लेंगे, आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कराएँगे, आप प्रॉपर फ़िज़िशियन के पास फ़ॉलो-अप नहीं होगा, और आप सिर्फ़ ये कहें कि मैं सारा दिन ब्लूबेरीज़, डेली स्ट्रॉबेरीज़, डेली आप नट्स का इस्तेमाल करें, भले आप जितना कर सकते हैं कर लें। लेकिन ये है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वंस स्टार्ट, सेल्फ
अप एंड डाउन होती जाएगी और वो क्रोनिक एक लो ग्रेड डैमेज होता जाएगा। फिर जब आप भी लोग जैसे वो मोहतरमा कह रही हैं, फिर मोहतरमा ही उनको किसी अच्छे रुमेटोलॉजिस्ट के पास भेजेगी। तो बहरहाल मेरा यही मकसद था कि एक जितनी हो सके अवेयरनेस, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मोहतरमा की वीडियो देख के मुझे लगा कि शायद मैं अगर हेल्प कर सकूं, कोई भी ये वीडियो देखे या सुने तो उसके लिए फ़ायदा होगा। अपना कीमती वक्त ज़िया ना करें। अपने करीबी जो भी रोमेटोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे भी हों दुनिया में, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो भी हैं रोमेटोलॉजी रिलेटेड, उनकी प्रॉपर तशख़ीस है, प्रॉपर दवाइयाँ हैं। रोमेटोलॉजी में मैं कहता हूँ कि सब्र का पैमाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन ऐसे-ऐसे पेशेंट मैं देखता हूँ आजकल जिनको 20 साल पहले एसएलई डायग्नोज़ हुई थी और आज भी वो ठीक हैं। हाँ, पहले ज़माने में 70, 80, 90 की दहाई के लोगों के आजकल अगर देखें तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दवाइयाँ नहीं थी। दवाइयाँ काफ़ी आ चुकी हैं, काफ़ी पाइपलाइन में हैं और एक रिसर्च कंटिन्यूअस चल रही है दवाइयों की। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।